देखिए, इस पूरे वीडियो में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, इन सब का सोर्स क्या है, ये सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। बिफोर 1947, इंडिया वाज ए कॉलोनियल स्टेट एंड आफ्टर इंडिया फ्रीडम, आवर इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। 1947 से पहले इंडिया का अपना ऑफिशियली कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। इंडिया फ्रीडम से पहले देश में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए रूल्स फॉलो होते थे। एग्जाम्पल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1883 का चार्टर एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट जिसमें इंडिया को फ्रीडम मिला और कैबिनेट मिशन 1946 जिसमें इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना और 1952 में देश का पहला जनरल इलेक्शन हुआ। 500 अलग अलग रियासत को सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर एक नेशन बना जिसे हम कहते हैं हमारा भारत, और जिसका एक ग्रेट क्रेडिट जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उस टाइम अगर इंडिया की जीडीपी देखें तो सिर्फ 2.7 लाख करोड़ की थी और पर कैपिटा इनकम 2.49 रुपीज पर ईयर की थी। आजकल तो मोबाइल के रिचार्ज भी इससे महंगे हैं, वो भी सिर्फ एक महीने के। 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग 2024 के तीसरे तिमाही में देश के जीडीपी 44.44 लाख करोड़ की थी और 2024 में टोटल जीडीपी 180 लाख करोड़ रुपए की थी। इंडिया फ्रीडम के बाद देश ने जो भी प्रोग्रेस किए हैं उसके पीछे कई ग्रेट आइडिया और कई स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी रहे हैं। एग्जाम्पल रीबिल्डिंग एंड इकोनॉमी 1947। आजादी के बाद देश का खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। देश का पहला फाइनेंस मिनिस्टर आर.के. शंमुगम चेट्टी, उन्होंने सरकारी कंपनी के सहारे देश के लोगों को रोजगार देना शुरू किए क्योंकि उस टाइम देश में ऐसी कोई प्राइवेट कंपनियां थी नहीं। और 1969 तक देश के 14 बैंकों को नेशनलाइज किया और देश के जीडीपी को 5,845 करोड़ पे लाके खड़ा किया। फिर आता है द ग्रीन फार्मिंग रेवोल्यूशन 1965। 1965 में लाल बहादुर जी की लीडरशिप और एम एस स्वामीनाथन जी की पॉलिसी से पूरे देश में खासकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में एक फार्मिंग रेवोल्यूशन आया जिसमें किसानों की आय में 70% तक इंक्रीज हुआ। इसके बाद आता है द राइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर 1980। अब क्या करती है गवर्नमेंट, अपने रूल्स में चेंजेस लाती है और प्राइवेट सेक्टर को मौका देती है। रीजन ये था कि देश की पॉपुलेशन बढ़ रही थी और सरकारी कंपनीज के पास रोजगार लिमिटेड था। फिर आता है द इकोनॉमी लिबरलाइजेशन 1991, जिसे नाम दिया जाता है एलपीजी, यानी कि एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। 1990 का टाइम जब देश एक बार फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। सिचुएशन ये था कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी सहायता देने से मना कर दिया था। फिर उस टाइम की प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या करती है कि 47 टन गोल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड को और 20 टन गोल्ड रिजर्व यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में गिरवी रखते हैं, जिससे देश में सरकार गिर जाती है और न्यू गवर्नमेंट पावर में आती है और अब देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड ही चेंज द कोर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब आता है डीमोनेटाइजेशन 2016। डीमोनेटाइजेशन के पीछे गवर्नमेंट की दो पॉलिसी थी। पहला, ब्लैक मनी के सर्कुलेशन को रोकना, दूसरा, इंडियन इकोनॉमी को कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी बनाना। लेकिन डीमोनेटाइजेशन से देश की इकोनॉमी को एक झटका लगा और कई सेक्टर्स के ग्रोथ धीरे धीरे डाउन होने लगे। पर कुछ टाइम के बाद देश की इकोनॉमी फिर से पटरी पर आ जाती है और देश की जीडीपी फिर से ग्रोथ करने लगती है। फिर आता है आजाद भारत का वो समय जब पूरे देश की इकोनॉमी बिल्कुल थम सी जाती है और ये टाइम था देश के सबसे बड़े पेंडेमिक कोविड-19 की। लोगों का कहीं आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था। देश में किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद था। 2020 में अप्रोक्स 400 मिलियन लोगों ने अपने जॉब्स खो दिए।